जिसमें हमने हमारी इंडक्शन मोटर का V/F कंट्रोल मेथड पढ़ा। अब जो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर कंट्रोल और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए, जो कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन और फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन जो है उसमें क्या है कि हमने V/F मेथड यूज़ किया और V/F मेथड जो होता है वही हमारा क्या है यूज़ होता आ रहा है। वो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो स्टैटिक मेथड है टॉर्क स्पीड कंट्रोल के लिए। अब हम स्टैटिक मेथड का क्या मतलब होता है कि उसमें क्या है कि आपको जो टॉर्क है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। अब आपको टॉर्क जो है वो कांस्टेंट मिलेगा तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होगा, आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। मतलब होता क्या है कि अगर हम V/F कंट्रोल मेथड की बात करते हैं तो जो V/F कंट्रोल मेथड होता है उसमें जो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है या मैक्सिमम टॉर्क के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है, ऑसिलेशंस होता रहता है। तो और ये जो अब ऑसिलेशंस होता रहता है तो इनकी जो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक है या इनकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी नहीं हो पाती है। तो जो इंडक्शन मोटर होती है उनको हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए यूज़ करना जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम वेक्टर कंट्रोल और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो जो हमारे स्टैटिक मेथड होता है V/Hz, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये एक स्केलर मेथड होता है जो हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ऑसिलेशंस को जनरेट करता है। तो बेटर डायनामिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक सुपीरियर कंट्रोल स्कीम यूज़ की जाए इंडक्शन मोटर के लिए। अब वो सुपीरियर जो मेथड है या वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है वो हमारी फुलफ़िल करती है फ्लक्स ओरिएंटेड कंट्रोल या फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड। तो ये जो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो रियल वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जैसे टॉर्क और स्पीड जो है, वो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट ऑफ द मोटर है उसके जो टॉर्क और स्पीड हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल जो है वो पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रियल जो मोटर कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनमें टॉर्क और फ्लक्स को कंट्रोल करती है। मतलब जो मोटर के जो रियल कंट्रोल वेरिएबल्स हैं टॉर्क और फ्लक्स, उनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज़ द पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज़ द क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन और क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए हमारी जो मोटर है उसका जो इनपुट है जैसे हमारा टॉर्क और फ्लक्स है, तो ये जो फर्स्ट जो हमारा पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है कि जो हमारी मोटर है उसके स्टेटर पर तो सप्लाई 3 फेज सप्लाई आएगी। 3 फेज सप्लाई मीन्स IA, IB और IC, 3 फेज की करंट। तो जो पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या करता है, इन 3 फेज करंट को 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये टाइम डिपेंडेंट सिस्टम होता है। और कोई भी टाइम डिपेंडेंट सिस्टम कभी भी स्टेबल सिस्टम नहीं होता। स्टेबिलिटी के लिए हमें LTI सिस्टम चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इस टाइम डिपेंडेंट सिस्टम को टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपका आउटपुट डेटा आपको मिला है उस डेटा को क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन उसी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम इंडिपेंडेंट बना देता है। तो इस तरह से ये जो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड होता है ये हाई परफॉर्मेंस मोटर एप्लीकेशन के लिए काम में आता है, जिनका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही वाइड रेंज के लिए स्मूथली होता है। मतलब इस मेथड को आप वाइड रेंज के लिए स्मूथली यूज़ कर सकते हो। तो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होगा कि ये जो आपका फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड है ये स्टेटर करंट को कंट्रोल करेगा। पहले वेक्टर मतलब जो आपके इनपुट पर जो करंट आ रही है उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो कंट्रोल होता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। और जो क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो D और Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, D और Q के फॉर्म में होता है। तो उसके बाद हम पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो अब इसका हम जो मैथमेटिकल चीज़ है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होगा कि हमारी जो स्टेटर की जो करंट आएंगी A, B और C। ठीक है, ये जो ABC करंट आपको दिख रही है ये A फेज़, B फेज़ और C फेज़ की 3 करंट है। इन तीनों फेज़ की करंट को जो हमारा पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो D और Q में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या करेगा, डी और क्यू में क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ए बी सी को अल्फा और बीटा में, क्योंकि ए बी और सी 3 फेज सिस्टम है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम क्या कह रहे हैं, हमें 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो आउटपुट आएगा ये टाइम वेरिएंट होता है, दिख रहा है ना आपको, ये टाइम वेरिएंट होता है। लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमें टाइम इनवेरिएंट सिस्टम चाहिए। तो इस क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो आउटपुट होगा वो इस पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएगा। ये पार्क ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, इस अल्फ़ा और बीटा को डी और क्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को डी क्यू में। अब ये जो डी क्यू आपके पास आए, ये डी और क्यू जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक 3 फेज क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, जो टाइम के अलोंग वेरी कर रही थी ए बी सी एक्सिस में, उसको हमने मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया 2 फेज वोल्टेज और करंट में, 2 फेज वोल्टेज और करंट में, जो टाइम के साथ अल्फ़ा और बीटा के साथ वेरी करेगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे ए बी सी कंपोनेंट हैं उनको अल्फ़ा बीटा और जीरो में कन्वर्ट करने की ये मैट्रिक्स होती है। इस मैट्रिक्स की यूज से हम अपने कंपोनेंट आई ए, आई बी और आई सी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा में। अल्फ़ा और बीटा में करेंगे क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद ये जो आउटपुट है आपका, ये आउटपुट किस पे जाएगा, ये हमारा वेक्टर डायग्राम है। अगर हम क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसका वेक्टर डायग्राम है। चूँकि हम यहाँ सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की बात कर रहे हैं, वो जो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो है ही नहीं। तो ये हमारा अल्फ़ा इक्वल्स टू ए हो गया और ये हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा और ए फेज दोनों मान लिया हमने, रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया अल्फ़ा और ए का जो रेफरेंस है वो सेम है, और बीटा जो है वो आपके अल्फ़ा से 90 डिग्री क्या है, एंगल ऊपर है। तो अब और जो आई एस है वो हमारी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स करंट है। आई एस जो है एक स्पेस वेक्टर है ना, तो आई एस जो है वो आई एस अल्फ़ा और आई एस बीटा का सम है, और बी और सी हमारे वेक्टर है। तो ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्मेशन है। अब आई एस अल्फ़ा को आई ए लिख देंगे और आई एस बीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आई ए बाई रूट 3 टू आई बी बाई रूट 3 लिख देंगे। मतलब इस तरह से हमने देखा कि हमारे आई ए और आई बी कंपोनेंट जो है वो अल्फ़ा और बीटा में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब ये अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा में जो कन्वर्ट हुआ है ये है टाइम डिपेंडेंट, हमें चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट। हम यही तो चाहते हैं कि एक बार अगर हमारे पास आउटपुट आ गया तो फिर वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करा हमने पार्क ट्रांसफॉर्मेशन। पार्क ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा। अब इस पार्क ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, इस अल्फ़ा और बीटा को डी और क्यू में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो पार्क ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी ये रही, 2/3 इंटू कोस थीटा माइनस 2π/3। ये सब देखिए, ये कहाँ से आई ये नहीं है, आपको सिर्फ फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड पढ़ना है, तो उसमें आपको इस मैट्रिक्स को यूज़ करके बताया है। तो इस तरह से जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपका जो क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट है वो पार्क ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से 2 कोऑर्डिनेट विद LTI में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है, ये थीटा क्या है, तो ये थीटा जो है ये आपका रोटेटिंग और फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वेक्टर डायग्राम है ये आपका इसका पार्क ट्रांसफॉर्मेशन का वेक्टर डायग्राम है। यहाँ भी हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके ISQ और ISD की इक्वेशंस हमने लिख दी है। अब हम बेसिक मॉडल देखते हैं फील्ड कंट्रोल के लिए। तो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया। अगर हम बात करें, जो हम अगर इसका मॉडल अगर बनाना चाहें, इसकी मॉडलिंग अगर करना चाहें, तो इसकी मॉडलिंग के लिए ये इसका मॉडल है। ये सिंपली इसका फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक 3 फेज़ मोटर है, एसी मोटर है, तो इसमें 3 फेज़ करंट भी होगी। एसी मोटर है तो 3 फेज़ करंट होगी। वो 3 फेज़ करंट जो होगी हमारी ए, बी और सी, वो इस क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएगी। ये क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन आपके ए, बी और सी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्फ़ा और बीटा में। जब अल्फ़ा और बीटा में ये कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये पार्क ट्रांसफॉर्मेशन इस अल्फ़ा बीटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, डी और क्यू में। डी और क्यू में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये हमारे IS और ISD कुछ रेफरेंस वैल्यूज़ मानी जाती है। ये रेफरेंस वैल्यूज़ क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि पार्क ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा जो भी आउटपुट आएगा हमें उनको स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कराना है। अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देती है तो हम यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल। और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल की सहायता से ये जो करंट है ये वोल्टेज के फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए,
हमने इनपुट दिया था इस ट्रांसफॉर्मर में या इस क्लार्क या पार्क जो भी हम ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने जो हमारा इनपुट था वो करंट के रूप में था। तो हमें आउटपुट भी हमारा करंट और वोल्टेज में ही चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो भी इनपुट दिए हमें आउटपुट भी उसी फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हम तो उसी चीज़ को समझेंगे। तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है इन्वर्स पार्क ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स पार्क ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा? इन्वर्स पार्क ट्रांसफॉर्मेशन वापस डी और क्यू को अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट कर देता है, और ये अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं ये जाती है आपके स्पेस वेक्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, और ये स्पेस वेक्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन फिर 3 फेज़ इन्वर्टर को कंट्रोल करता है, और उसके बाद इसका जो आउटपुट होता है वो एसी मोटर पे आता है। तो ये सिंप्लीफाइड जो है हमारा फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम है। अब इस ब्लॉक डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा, दिख गया होगा कि ये एक इनडायरेक्ट फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल भी मेथड होता है, उसमें हम डायरेक्ट सेंसर्स को यूज़ करके करंट को, वोल्टेज को, फ्लक्स को, टॉर्क को मेज़र कर लेते हैं। वो हम इसका जो लास्ट लेक्चर होगा वीडियो उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा कि यदि हमारी सिंक्रोनस मोटर जो है उसकी रोटर की स्पीड यदि रोटर के फ्लक्स की स्पीड के बराबर है, रोटर की स्पीड यदि रोटर फ्लक्स की स्पीड के बराबर है, तो जो रोटर फ्लक्स की जो पोजीशन है वो डायरेक्टली आप सेंसर्स के थ्रू मेज़र कर सकते हो। लेकिन यदि वो उसके इक्वल नहीं है, मतलब मोटर की स्पीड आपके रोटर फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं है बल्कि उसकी स्लिप के बराबर है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड यूज़ करने होते हैं, और वो पर्टिकुलर मेथड या उस पर्टिकुलर चीज़ को एवेलुएट करने के लिए ही रोटर फ्लक्स पोजीशन यानी कि थीटा जो है वो गिवन है। आया समझ में कि ये जो थीटा है वो क्या है? थीटा हमने एंगल बताया था, तो वो थीटा एंगल किसके बीच में है? वो आपकी रोटर की स्पीड और आपका जो फिक्स फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच का एंगल है। तो यदि आपके सिंक्रोनस मोटर की रोटर की स्पीड उसके रोटर फ्लक्स की स्पीड के इक्वल है तब तो ये थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है, उसके स्लिप टाइम्स में है, तो हमें इस थीटा को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। तो इस तरह से ये हमारा फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड होता है। और लास्ट वन क्या है कि इस फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसका एडवांटेज है कि ये टॉर्क रिस्पॉन्स को क्या करता है? इम्प्रूव करता है, डायनामिक परफॉर्मेंस देता है, इसमें ऑसिलेशंस नहीं आते, एग्जैक्ट हमारे पास वेरिएशंस होता है, और चूँकि हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। इससे जो नेक्स्ट होगा उसमें हम डायरेक्ट कपलिंग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। थैंक यू।